क्या आप जानते हैं कि अगर एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो कितना उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? अगर वो कंडक्टर किसी दूसरे शेप का है, स्ट्रेट वायर का हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, तो इस तरीके से सर्कुलर शेप का हो सकता है, एक क्लोज लूप बना सकता है। तो डिफरेंट शेप ऑफ एंड साइज का अगर हम एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से वह मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, कितना उस पर फोर्स लगेगा, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या डायरेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हम आज इस आर्टिकल में सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हुआ है और उसमें करंट फ्लो हो रही है तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो आज हम जानने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज करिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्रॉस लाइन जो दिखाया जा रहा है, ये क्रॉस, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है और एक कंडक्टर यहाँ पर सपोज करिए रखा हुआ जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है और इसमें करंट I एम्पियर की फ्लो हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी U है, P के इक्वल है और हर जगह यूनिफॉर्म है। तो कितना फोर्स लगेगा और क्यों लगेगा? तो होता यह है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, एक चालक को जिसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, तो करंट जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट के डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और इसमें जो अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, वेलोसिटी अगर vd है, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इधर की ओर ड्रिफ्ट करेगा। और ये आप पहले से जान चुके हैं लॉरेंज फोर्स कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स काम करता है। अब लॉरेंज फोर्स किधर काम करेगा, इसके लिए अगर हम देखें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है। तो राइट हैंड पाम रूल हम यूज करेंगे, अंगूठे की डायरेक्शन को वेलोसिटी के डायरेक्शन में कर दीजिए इधर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को, तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा अगर पॉजिटिव होता तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और इस तरह से इस पर एक लॉरेंज फोर्स F जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इधर की ओर लगेगा। इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें सब के सब ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और सब इधर की ओर लेफ्ट की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स सब पर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगेगा। इस तरीके से इन सभी जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में हैं, इन पर लगने वाला जो लॉरेंज फोर्स है, इन सब का रिजल्टेंट फोर्स ही करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स के इक्वल होता है। अब हमको क्या करना है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले लॉरेंज फोर्स को निकाल कर ऐड कर देना है। तो अगर मान लीजिए अगर v वेलोसिटी से अगर ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स vd अगर है तो लॉरेंज फोर्स ऑन वन या ईच कर लीजिए ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज q v क्रॉस b। दिस इज द फार्मूला। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन के लिए कन्वर्ट करें तो -e नेगेटिव चार्ज q की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी
एंड क्रॉस बी। ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। अब सपोज करिए कि इस कंडक्टर का लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A के इक्वल है और पर यूनिट लेंथ आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor कितना हो जाएगा? तो अगर यूनिट वॉल्यूम में अगर n के इक्वल हो तो n इंटू वॉल्यूम कर दें तो टोटल वॉल्यूम से n में मल्टीप्लाई कर देने पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो n वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैपिटल A और लेंथ L, तो n A L हो जाएगा। जहाँ n क्या है, ये जो n है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉनों पर टोटल फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो कंडक्टर पर टोटल लगने वाला फोर्स जो होगा वो सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नेट फोर्स जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा? तो नेट फोर्स F की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो F नेट टोटल, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL मल्टीप्लाई बाई EV क्रॉस B, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स तो इतने पर, इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस EVD क्रॉस B के इक्वल होगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो NeA/VD को एक साथ कर दिया जाए विथ माइनस, और बाकी जो बच रहा है L और B, तो क्रॉस BL कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वांटिटी अगर जो देखें, ये पहले यूनिट के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और करंट I के बीच का रिलेशन अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू I के इक्वल हो जाएगा, तो IL क्रॉस B के इक्वल हो जाएगा। तो I किसके इक्वल होगा? आप पहले से जानते हैं कि I की जो वैल्यू होती है, वेयर I इक्वल जो है NeA/VD के इक्वल होता है। वेक्टर नोटेशन में अगर आप लिखें तो माइनस यहाँ पर VD, जिधर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया गया है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो IL क्रॉस B मिलेगा आपको। इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स F की जो वैल्यू मिल रही है वह IL क्रॉस B के इक्वल होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो नेट फोर्स जो मिल रहा है आपको वह IL क्रॉस B के इक्वल हो। इस इक्वेशन को अगर हम एनालिसिस करें तो कई डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिला है ये आपका नोट फर्स्ट पॉइंट कि मैग्नेटिक फोर्स का ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगा, एंड डायरेक्शन दोनों ये इक्वेशन बताता है। और किधर फोर्स लगेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड रूल से कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा अगर सॉल्व करना हो तो सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसमें एक कंडक्टर में करंट I इधर फ्लो हो रही है, तो IL का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आप के लॉन्ग आप फिंगर को रखिए, थंब को IL के क्रॉस, तो
इधर हथेली की धक्का देने की दिशा में इधर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो हमेशा राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। इसमें ये जो फिंगर होता है, अंगूठा जो होता है, ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, और ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो हथेली से धक्का देने की दिशा में फोर्स का डायरेक्शन होता है। यानी अगर हम राइट हैंड को फैला दें इस तरीके से, और इधर अगर आप अंगूठे को लेते हैं, तो अंगूठे की डायरेक्शन में आपका IL हो जाएगा, और फिंगर जो होते हैं इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है। तो फोर्स जो होगा हथेली से धक्का देने की, ओपन जिधर होगा हथेली उस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा अगर रिजल्ट देखें इसका, तो केवल मैग्नीट्यूड अगर आपको लेना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग F की जो वैल्यू होगी वह ILB साइन थीटा के इक्वल होगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। अब यहाँ थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। थर्ड पॉइंट अगर देखें इसका, तो अगर सपोज करिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर कंडक्टर रखा हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो I का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिधर B है, तो I और B दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स F की वैल्यू ILB साइन 0 यानी कि 0 हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंडक्टर रखा हुआ है और करंट फ्लो हो रही है, तो उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, यानी कि टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स कब काम करेगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फार्मूले में अगर देखें तो मैक्सिमम फोर्स F कितना होगा? फोर्थ पॉइंट F मैक्स दैट इज ILB इफ साइन थीटा इक्वल 1, यानी थीटा इक्वल 90 डिग्री। यानी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और IL यानी करंट एलिमेंट, करंट का डायरेक्शन या कंडक्टर का लेंथ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उस समय मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और मैक्सिमम फोर्स के लिए फार्मूला होता है ILB। तो ये मैक्सिमम फोर्स हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेट वायर न लेकर यहाँ पर अगर जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा कोई वायर अगर आप लेते हैं, तब क्या कंडीशन होगा? फिफ्थ पॉइंट, सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड में एक आपका वायर इस तरीके से रखा है ऐसे, और इसमें करंट फ्लो हो रही है और इस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका इनिशियल पॉइंट P और जहाँ पर टर्मिनेटिंग पॉइंट अंत हो रहा है इसका, अगर ये Q है तो P से Q को ज्वाइन करने वाला ये जो आपका वेक्टर है, ये अगर PQ वेक्टर का लेंथ आपको लेना है, जो कि सपोज करिए अगर L के इक्वल है, तो इस वायर का ये देखने वाला जो लेंथ है, एक्चुअल में इस लेंथ पर नेट फोर्स जो होगा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लेंथ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स F होगा IL और सीधे लेंथ PQ के इक्वल होगा। तो IL इंटू B, सॉरी IL PQ लिया जाएगा, यानी IB इंटू L आप यूज करेंगे। L जो है PQ के इक्वल होगा, ना कि इसके इक्वल।
तो यह जो पी क्यू है, पी से क्यू को ज्वाइन करने वाला जो पी क्यू वेक्टर है जो कि यल हम लेंगे, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। इसी तरह से यहां से अगर हम एक वायर ऐसे ले लें, सपोज करिए, तो इस वायर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ से यल तक ही है, तो इस पर भी नेट फोर्स उतना ही लगेगा। हम डिफरेंट डिजाइन के अगर हम वायर ले लेते हैं या कंडक्टर, तब भी फोर्स सब पर उतना ही लगेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3 फिगर बना रहे हैं। सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है ऐसे, और इसमें हम एक इस तरह का वायर ले लेते हैं, एक इस तरह के डिजाइन का वायर ले लेते हैं, एक इस तरह के डिजाइन का वायर ले लेते हैं, और एक रेक्टेंगुलर शेप का ले लेते हैं। इसमें देखिए P से स्टार्ट हो रहा है और Q तक जा रहा है टोटल, और सब में I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो टोटल जो लेंथ है इसका, इस पूरे वायर का, इसका भी देखें तो P से Q तक ज्वाइन करने वाला लेंथ L के ही इक्वल है। पहले का भी कंडक्टर का, दूसरे कंडक्टर का, तीसरे कंडक्टर का, चौथे का, सबका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो PQ जो है वेक्टर सबका L इक्वल, तो अगर इक्वल है तो फोर्स F जो होगा IL B के ही इक्वल होगा फॉर द डिफरेंट कंडक्टर या ऑल कंडक्टर। तो सभी कंडक्टर के लिए सेम ही होगा, बस फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए। अब सपोज करिए कि तो टोटल जो फोर्स होता है कंडक्टर पर लगने वाला, वो उसके इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है, ना कि उसके ज्योमेट्रिकल लेंथ पर। इसका मतलब क्या हुआ? नोट एट द पॉइंट कि फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, it does not depend on geometrical length, यानी उसके ज्योमेट्रिकल लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें 6, अगर सपोज करिए एक मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज्ड लूप रख दिया जाए, क्लोज्ड लूप, तब फोर्स कितना होगा? सपोज करिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने क्या किया कि एक क्लोज्ड लूप ले लेते हैं इस तरीके से। सर्कुलर हो सकता है या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर। तो अगर क्लोज्ड लूप है, फॉर क्लोज्ड लूप इफेक्टिव लेंथ जो होगा इसका, इफेक्टिव लेंथ वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है फिर वहीं आकर के मिल जा रहा है। तो P और Q दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे और इसलिए इसका इफेक्टिव लेंथ 0 हो जाएगा। तो एक क्लोज्ड लूप पर टोटल फोर्स F IL B के लिए फार्मूला देखें तो L 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड लूप रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस तरीके से हमने डिफरेंट केसेस का स्टडी किया यहाँ पर कि मैग्नेटिक फोर्स एक कंडक्टर पर कितना वर्क करता है। अब जरा सोचिए, अगर मान लो कि 2 कंडक्टर ले लिए जाएं
और उसमें करंट फ्लो किया जाए तब क्या होगा। अब इसका हम एप्लीकेशन करना चाहते हैं दो कंडक्टर, मान लीजिए दो कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये। तो इस केस में अगर आप करंट फ्लो करते हैं तब क्या एक कंडीशन हो। अब जस्ट हम उसी आर्टिकल का यूज करने वाले हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दो कंडक्टर हैं, सपोज करिए कि एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये है, और दोनों में करंट आप फ्लो करते हैं, एक में I1 और एक I2 एम्पियर की, और सेम डायरेक्शन में हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों वायर में एक में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट और एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो यहां पर दो फिगर आपको दिखाया गया, फिगर ए एंड फिगर बी। जब आप देखेंगे दोनों को सेम डायरेक्शन में करंट अगर आप फ्लो करते हैं तो आप देखेंगे जो वायर होगा, ये वाला वायर थोड़ा इधर बेंड हो जाएगा, ये इधर बेंड हो जाएगा, और इसका शेप इस डिजाइन का हो जाएगा। इट मीन्स दोनों जो वायर हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इस कंडीशन में आप देखेंगे ये जो वायर स्ट्रेट वायर है, ये इस तरह से बेंड हो जाएगा और ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और यहाँ पर दोनों रिपेल करेंगे। तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम करता है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों करता है, कितना फोर्स लगेगा, अब हम ये जानने वाले हैं इस आर्टिकल में, और जस्ट इसके प्रीवियस आर्टिकल का हम यूज करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर क्यों अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो इस चीज को हम यहाँ पर अब समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, एक वायर जब करंट फ्लो होती है तो आप जानते हैं इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और इसके फर्स्ट वायर यानी जो फर्स्ट कंडक्टर है, इसके कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा होगा, और जब करंट फ्लो होगी तो इस पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो राइट हैंड पाम रूल आप यूज करेंगे। करंट के डायरेक्शन में थंब को और फिंगर को इस वायर की ओर कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, अरे फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा जो क्रिएट होगा वो अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर फर्स्ट कंडक्टर के कारण सेकंड के निकट मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, और इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थंब को करंट के डायरेक्शन में करिए और फिंगर को वायर के डायरेक्शन में, तो फोर्स बाहर की ओर लगेगा, अरे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर और यहाँ पर अंदर की ओर होगा। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फिर राइट हैंड पाम रूल यूज करिए और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को करिए और करंट के डायरेक्शन में थंब को। तो थंब ऊपर करंट की ओर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर को, तो फोर्स इधर की ओर लगेगा। तो इस पर फोर्स
इधर की ओर लगा। इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर आ रही है, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम करके ऐसे आ रहा है। तो इधर की ओर फिंगर को कर दीजिए और करंट की डायरेक्शन में थंब को, तो फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो इस पर फोर्स इधर की ओर लगा। अब ये वायर इसको इधर खींचेगा और ये वायर इसको इधर खींचेगा, तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहां पर अगर देखें फिगर 2 में, तो सेकेंड वाले फिगर में करंट इसमें I1 एम्पियर की अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कैसे मिलेगा, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में और फिंगर को इस वायर के डायरेक्शन में करिए, तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस, और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहां पर फिंगर थंब को, अंगूठे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखिए करंट, और इस वायर के डायरेक्शन में फिंगर को करिए, तो फोर्स यानी इसके ओपन, हथेली जिधर ओपन होती है उधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां पर फिर क्रॉस हो जाएगा। तो इस केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों पर अंदर हो गया। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो फिर राइट हैंड यूज करिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है तो अंदर की ओर कर दीजिए, और करंट के डायरेक्शन में थंब को कर दीजिए, तो फोर्स इधर की ओर लगेगा राइट डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स लगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस पर, इसमें करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर फिंगर को, करंट ऊपर, ऐसे अगर आप रखते हैं तो इस केस में फोर्स लेफ्ट की ओर लगेगा। तो इस वाले पर फोर्स लेफ्ट की ओर और इस पर राइट की ओर, तो दोनों जो वायर होंगे एक दूसरे को यहां पर रिपेल करेंगे, तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। तो फाइनली रिजल्ट ये मिला कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो रिपल्सिव फोर्स, और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। कितना करेगा वर्क, अब इसके लिए अगर हमको फार्मूले का डेरिवेशन करना हो, तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि इस फर्स्ट वायर के कारण सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। अब कितना होगा यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड B एट सेकेंड कंडक्टर, तो कितना हो जाएगा, B इक्वल, आप जानते हैं इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण किसी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है μ0 I/2πr होता है। तो यहाँ पर दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस सपोज करिए r के इक्वल है। तो इस वायर, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है μ0 I/2πr होता है। अब इस फील्ड में दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, तो फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर F, हाउ मच, ILB, ये फार्मूला होता है कि अगर L लेंथ का कंडक्टर B मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है और I एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो ILB होता है। अब इसकी वैल्यू हम रखें I, तो इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये I2 हो गया। लेंथ, इसका एक टुकड़ा हम ले लेते हैं यहाँ पर L लेंथ का, तो L लेंथ पर कितना फोर्स लगा, और मैग्नेटिक फील्ड B, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/2πr के इक्वल है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा L लेंथ पर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फाइनली आपको ये मिलेगा कि इसके L लेंथ पर लगने वाला फोर्स F की जो वैल्यू मिलेगी वह I2 L हो गया, μ0 I/2πr हुआ। इसको सिंप्लीफाई कर दें
तो म्यू 0/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लिए, और I1 और I2 दोनों करंट को एक साथ डिवाइडेड बाय R, और L बचा हुआ है। अगर हम L से इधर डिवाइड कर दें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो L की वैल्यू पर यूनिट लेंथ अगर निकालना है तो L की वैल्यू 1 कर दीजिए, तो F इक्वल हो जाएगा म्यू 0/2 I1 I2 अपॉन R के। इस तरह से पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स होगा, पर यूनिट लेंथ है तो L की वैल्यू 1 मीटर रख दीजिए, तो इसको जब आप L 1 मीटर कर देंगे तो ये मिलेगा, यानी 1 मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स म्यू 0/2 I1 I2 अपॉन R के इक्वल होता है। तो दो स्ट्रेट वायर वैक्यूम में R डिस्टेंस पर रखे हों और उसमें I1 I2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, तो दोनों के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पर 1 मीटर पर म्यू 0/2 I1 I2 बाई R के इक्वल होता है।